हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेके आए हम लोग 10th क्लास का। और इस 10th क्लास की वीडियो लेक्चर में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और ये बहुत आसान चैप्टर है और मेरा तो वैसे भी फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी चीज़ इन द सेंस, आज से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि 8th 9th और 7th 8th 9th 10th में कहीं पर भी इसका कोई इंट्रोडक्शन या फिर कोई इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया हुआ था। सिर्फ 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे भी 10th के बाद भी 11th में और 12th में काफ़ी काम आने वाला है और 10th में तो आने वाला ही है, क्योंकि 10th में भी एक अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है लास्ट में, वो भी प्रैक्टिस करने पर सॉल्व हो जाता है। तो आज हम पहले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। इसके बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं या किस तरह से इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में भी हम दो पार्ट बनाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका बेसिक थ्योरी क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे ही ये बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गई उसके बाद हम एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले वाले में पूरा थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वैसे भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों के लिए कि 10th क्लास वालों के एक बिल्कुल नया चैप्टर होता है। ठीक है, 10th क्लास वालों के लिए पहली बार पढ़ने को आता है, इससे पहले कहीं पर इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं किया होता है। ठीक है, छोटे लेवल पे जब हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी डिस्कस नहीं करते हैं। कुछ लोग ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको 9th क्लास में या 8th क्लास में फिर भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन ये 10th वालों के लिए बिल्कुल न्यू फ्रेश चैप्टर है। इस फ्रेश चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे आपको देखने को। तो सारे कॉन्सेप्ट जो नए मिलेंगे, तो हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट होकर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल में देखो, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है यही कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, कि क्या क्या बात करना चाह रहा है। देखो, इसमें तीन चीजें हैं, ट्राई, ठीक है, दूसरा है गोनो, तीसरा है मेट्री। ठीक है, तो ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि तीन साइड का मेजरमेंट की बात कर रहा है ये। ठीक, तो तीन साइड मेजरमेंट, थ्री साइड्स मेजरमेंट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है वो एक ट्राइंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्राइंगल पर लगने वाला एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत हेल्पफुल होगा 10th क्लास में भी और 11th 12th क्लास में भी बहुत यूजफुल है। इसका यूज़ हमेशा रहेगा। आप 11th 12th में साइंस लोगे तो वहाँ पर फिजिक्स में सब जगह पूरा काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, कंपटीशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं, आसान होते हैं। तो ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं कि थ्री साइड्स मेजरमेंट के बारे में बात की गई। तो तीन साइड मेजरमेंट है, तो मैं इसका एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, थ्री साइड मेजर विद एंगल। बस एक सिंपल सा लोकल लैंग्वेज में डेफिनेशन दे दिया कि थ्री साइड मेजरमेंट विद एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, एंगल्स के बारे में। ठीक है, कि एंगल क्या होता है। एंगल आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, एंगल ये हो गया कि दो रेज या दो लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को यूनियन बोल देंगे। और यूनियन के बीच के जो डिफरेंस है, सॉरी यूनियन नहीं, इन दोनों रेज के बीच में जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोल देते हैं। ठीक है, डन। तो अब एंगल के लिए हम लोग क्या एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के लिए, दिस इज
ऐसा वाला टर्म, इसको हम लोग क्यों नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं थीटा, THE, थीटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, यहीं पर देखना कि ये रेज है, दिस इज थीटा। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, और एंगल की भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस देखने को मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट है। ठीक, तो मैं तो सिंपल सा बता देता हूँ आपको कि दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो एंगल AOB इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि डिग्री में और रेडियन में, किस में, कि डिग्री में और रेडियन में, ये दो यूनिट कंसिडर करके चलते हैं हम लोग। पूरे 10th क्लास में सिर्फ डिग्री में कंसिडर करेंगे। ठीक है, रेडियन में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर डील नहीं करेंगे। डन, हम लोग पूरी 10th क्लास में सिर्फ किस में कंसिडर करेंगे, डिग्री में, किसी में भी पढ़ लीजिए आप। ठीक, रेडियन भी एक यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग थीटा को क्या में कंसिडर करेंगे, डिग्री में। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। अब देखो, अब इसके लिए भी दो चीज़ें हैं जो समझना इंपॉर्टेंट है, काम आगे जाके आने वाली है, अभी नहीं आएगी। ठीक है, देखो मान लीजिए ये एंगल है आपका, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका थीटा। अब थीटा को मैं दो तरह से मेजर कर सकता हूँ, ऐसे भी मेजर कर सकता हूँ, सेम साइज, दोनों सेम है। ठीक है, थीटा की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। तो देखो ये वाला जो एंगल होगा ये पॉजिटिव एंगल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल, वो कौन सा एंगल होता है आपका, पॉजिटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और कोई भी रेफरेंस पॉइंट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल कौन सा होगा आपका, नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, हम लोग हमेशा पॉजिटिव एंगल कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान के चल के अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो एंगल मेजर किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। ठीक है, और आगे जाके आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव एंगल भी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे तब, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोले हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं वो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव एंगल। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट यूज बताता हूँ मैं, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यूज देखना, यूज देख लो, सिंपल सा कि पढ़ने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके सामने एक कुतुब मीनार खड़ा हुआ है, अब आपके सामने तो कहाँ खड़ा होगा, दिल्ली में खड़ा होगा कुतुब मीनार तो। ठीक है, दिल्ली में खड़ा हुआ है, जहाँ जाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, दिल्ली। अब आप मान लीजिए कुतुब मीनार के सामने जाके खड़े हो गए ऐसे, ठीक, और आपने देखा अपनी आई कांटेक्ट से इसके टॉप पर, ठीक, इसके टॉप पर देखा। अब आप चाहते हो कि इसका मेजरमेंट पता करना है मुझे कि इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। अब या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इस पर चढ़ो, इसको मेजर करो, ऊपर तक करो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना बच्चा, तो क्या होगा, अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैं इसे बहुत आसानी से मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे मेजर करेंगे कि मुझे इसका हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये दोनों के बीच की डिस्टेंस तो मेजर कर सकता हूँ कि कुतुब मीनार के फुट यानी कि बॉटम साइड में कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए x सेंटीमीटर या x मीटर है। ठीक है, और मुझे पता लग जाए कि मेरी आइज़ के साथ कितना एंगल बन रहा है, मेरी आइज़ के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो एक एंगल और एक साइड पता है मेरे को, एक एंगल पता लग गया आइज़ के साथ। अब मैं अपनी क्या है, अब मेरे को एक एंगल पता लग गया, मेरे को ये साइड तो मेजर कर सकता हूँ ना बहुत आसानी से। अब आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मुझे एक साइड और एक एंगल पता लग गया, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस कुतुब मीनार की हाइट यहाँ बैठा बैठा बता सकता हूँ कैलकुलेट करके। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये यूज़फुल है ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी जगह यूज़फुल है भी। आप लोग क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आएगा, और सबसे ज़्यादा तब समझ में आएगा ये जब एक और चैप्टर है इसका आगे, एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो अब देखो, अब इम्पोर्टेंट पार्ट चीज़ शुरू हो गई। मान लीजिए ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने पहले बोला है हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो इसमें साइड्स कौन कौन है? साइड्स देखना, ए बी साइड है, बी सी भी साइड है, और सी ए भी साइड है, 3 साइड है। एंगल की बात करें, एंगल कौन कौन है? देखो, ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब एक एंगल हमेशा राइट एंगल रहेगा, तो देखो एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल, एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल। ठीक है, वो कुतुब मीनार वाला एग्जांपल होल्ड करके रखना, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को कैसे पता करेंगे ना। बी राइट एंगल है, यानी कि 2 एंगल्स के बारे में बात करी, इस पर हम लोग कभी भी डील नहीं करेंगे। जो राइट एंगल दिया हुआ रहेगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये आगे जाके समझ में आएगा। थीटा इक्वल टू 90 वाले पे हम लोग कभी मेजर ही नहीं करते। हम इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंट एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, एक एंगल बी 90 हो गया, तो बाकी के 2 एंगल कौन कौन से होंगे? देखो, यहाँ पर एबीसी में कंसिडर कर रहे हैं, जनरल टर्म की बात करें, यानी कि एंगल ए और सी क्या हो जाएंगे आपके? एंगल ए कोमा एंगल सी आर एक्यूट एंगल। देखो यार बच्चा, एक्यूट एंगल क्या होते हैं ये सबको पता होगा आई थिंक। 90 से छोटे वाले एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, और ये होंगे भी क्यों? क्योंकि एक 90 आ गया तो इन दोनों का सम 90 आना है, इन दोनों का सम तो 90 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए, एंगल सी क्या हो गए? एक्यूट एंगल होंगे। अब देखो, ये तो मैं एक इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप सब लोगों को पता होगी कि ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त इसमें 3 टर्म इंट्रोड्यूस करनी होती है मुझे। कितने टर्म? ठीक है, 3 टर्म। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है ट्राइंगल की, जो सबको पता होगी, पहले से भी नहीं पता तो देख लो। एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबको पता होता है कि हाइपोटेनियस हमेशा होता है। जो 7-8 क्लास पढ़ के आए हैं, पास करके आए हैं, थोड़ा भी पढ़ के आए हैं, तो उनको पता होगा हाइपोटेनियस क्या होता है। बेस और परपेंडिकुलर के बारे में अभी तक हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती है। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यदि ये समझ में आ गया आपको, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो कन्फ्यूजन है ना, जो छोटी छोटी चीज़ों के कन्फ्यूजन होते हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं? मैं देखो लिख देता हूँ, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। यानी कि देखना आप, यदि ये 90 डिग्री है, ये साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस। ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। यदि मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस। ठीक ठीक है बच्चा, 90 के सामने वाली। तीसरी देखना, यदि ट्राइंगल ऐसा है और ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चा, यदि मान लीजिए ये साइड 90 डिग्री आ गई, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस। यानी कि आपको आंख बंद करके बता देना है कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस होगी। यानी कि 90 डिग्री
के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज हम ये बताते हैं कि बेस, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, मैं मिटा देता हूं। अब बात करते हैं बेस क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो सबसे आसान होगा समझने में, किताबी लैंग्वेज में कुछ नहीं जा रहे। दिस इज 90 डिग्री, तो ये तो हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी, ठीक है। एंगल सी के लिए क्या होगा, फॉर एंगल सी मतलब ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए बेस कौन होगा, ठीक है। ये एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो ये 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, ठीक है ना। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। और अब जो एंगल के साथ जो साइड है ये वाली, ये एंगल के साथ है ना, ये तो हाइपोटेनियस होगी, इसका तो कुछ कर नहीं सकते आप, ये एंगल के साथ है, तो देखो हाइपोटेनियस कौन हो गया, बेस कौन हो गया एंगल सी के लिए, बेस कौन हो गया, ए सी, ठीक है। इस एंगल के साथ वाली जो साइड है, बस दो ही साइड है, एक हाइपोटेनियस है और एक बची हुई साइड है, तो ये बची हुई जो साइड होती है ना, ये क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। फॉर सेम ट्राइंगल, मैं सेम ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूँ आप लोगों से, बहुत कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ट्राइंगल मतलब एंगल ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ये सी यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए पहले ट्राइंगल सेम है, ये एंगल बी हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा, रहेगा ना, ये हाइपोटेनस रहेगा। तो देखो अब ये एंगल के साथ ये वाली साइड तो है नहीं, ये वाली साइड है, तो ये क्या हो गया अब आपका, यहां पर बेस कौन हो गया, ए बी, ठीक है। यहां पर बेस, देखो ट्राइंगल सेम है, बोथ ट्राइंगल आर सेम, ठीक है। जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया, जैसे ही मैंने क्या किया, एंगल को चेंज कर दिया, वैसे ही मेरा बेस भी चेंज हो गया। यानी कि हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एंगल के साथ वाली जो साइड है वो हमेशा क्या रहती है, बेस रहती है, ठीक है बच्चा। एंगल के साथ वाली साइड हमेशा क्या रहती है, बेस। तो हम लोग एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, एंगल के साथ वाली साइड हमेशा बेस रहती है, ठीक है। अब मैं बोलूँगी सर एंगल के साथ हमेशा दो साइड रहती है, देखो एक साइड ये रहेगी, एक साइड, बच्चा ट्राइंगल में तीन ही साइड होती है और एक साइड हमेशा क्या रहेगी, साथ वाली साइड, मतलब एक साइड तो हमेशा हाइपोटेनस बनी रहेगी, तो बची हुई जो साइड होगी वो क्या होगी, आपका बेस रहेगी, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको फटाफट से लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ उस वाली चीज़ को, ठीक है, लिखो फटाफट से, मैं मिटा दे रहा हूँ उस वाली चीज़ को, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे, जब बेस पहचानने में आ जाता है ना, तो परपेंडिकुलर पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और यदि या तो परपेंडिकुलर पहचान लो तो बेस अपने आप पहचानने में आ जाएगा, ठीक है। इधर वाला मिटा दूं, यदि कोई लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर की बात करते हैं, देखो ये ट्राइंगल है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड सी, ये 90 डिग्री गिवन है मुझे, तो ये तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस, यानी कि ऐसी, सॉरी, बी सी जो हो गया वो क्या हो गया आपका
हाइपोटेनियस हो गया, ये तो पता है, इसको तो रट ही लो यार, रटा हुआ भी होगा, रटने की भी क्या जरूरत है। ये 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, पहली बात तो ये भी पता होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है बच्चा, अब मैं बात करता हूँ फोर एंगल बी। ठीक है, चलो सी के लिए बात करते हैं। फोर एंगल सी, दिस इज एंगल सी। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा एंगल सी। अभी तक हम लोग बोल चुके हैं, एक डेफिनेशन बोल चुके हैं कि एंगल के साथ वाली साइड क्या हो गई आपकी, एंगल के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी बच्चा? बेस हो जाएगी। तो एंगल के साथ कौन है? AC। तो AC तो क्या हो गया? बेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सामने वाली साइड है भाई, इस साइड के बारे में तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्म है। AB क्या हो गया आपकी? परपेंडिकुलर। ठीक है, AB क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। साथ वाली साइड तो बेस हो जाएगी, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो गई। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। फोर एंगल बी के लिए बात करें, परपेंडिकुलर कौन होगा? बेस तो आपको पता होगा, देखो ये ट्राइंगल है, ये 90 है, ये एंगल बी है, तो बेस कौन हो गया? ये तो हाइपोटेनियस है, तो बेस कौन हो गया आपके पास? AB। AB तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AC। इस एंगल के लिए बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? यानी कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो, एंगल के सामने वाली खिड़की में, मेरा एक चांद सा टुकड़ा रहता है, मेरे नहीं तुम्हारे रहता होगा, घर वाले मारेंगे मुझे। एंगल के सामने वाली साइड मैं भी कंफ्यूज हो दिमाग कहीं हो जाएगा। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। सामने वाली साइड, यानी कि बोल सकते हैं कि सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज परपेंडिकुलर, इस वाले के लिए कौन हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब फटाफट से लिखो यहाँ तक पोस्ट करके, इसका कंक्लूजन समझाता हूँ, फिर इतना लेंथी समझाया, बहुत से लोगों को समझ में आ गया। छोटी सी चीज़ में लर्न करने के लिए एक बता देंगे अभी क्या होता है। ये बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं जो काम आएगा आप लोगों को। आप सोच रहे हो ना कि फालतू की चल रहा है सब कुछ ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती है, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं लोग, कॉन्सेप्ट नहीं होते दिमाग में। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। हमारे सामने कोई खिड़की नहीं है, खिड़की के सामने सड़क है। ठीक है, देखो ये ट्राइंगल है, दिस इज, इसको मान लो P Q और R। ठीक है, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? देखो PQ QR और RS के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप? आपको पता है 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस, तो सामने कौन है? QR। QR ये है, अब इसको RQ भी बोल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, लेकिन हम लोग QR ही बोलेंगे अभी। ठीक है, तो ये कौन हो गया? हाइपोटेनियस। ठीक, अब हमको ये बोला गया है कि एंगल R के लिए बात करो आप। किसके लिए? ओनली एंगल R के लिए। ओनली एंगल R के लिए बात करें मतलब एंगल R बना दिया हमने, हमारा जो अब बेस हो गया वो कौन हो गया? एंगल R हो गया। तो एंगल R के लिए देखो कौन हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस हो गई, अब आपको पता है। ठीक है, एंगल के साथ वाली साइड कौन हो गया? PR।
या आर पी, पी आर या आर पी, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और आर पी। ठीक है, आर पी जो क्या हो जाएगा आपका, अब ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, बेस हुआ ना, और पी क्यू बचेगा जो क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे सिंपल सा बात ये बोल सकते हैं कि 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। और दूसरा ये याद रख लो कि जो एंगल गिवन है, बेस जो गिवन है, मतलब एंड ये बेस रेफरेंस एंगल जो गिवन है, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और साइड साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है कि ये पी क्यू आर एंगल है, ठीक है, और ये क्यू पर एंगल बना दिया आपने, तो देखो क्यू आर के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, आर पी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया, इसके एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, और पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, बेस। और हाइपोटेनियस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देने की ही ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है ना, तो पता है आपको, समझ में आया ये सब चीज़ें। तो ये तो ये कंक्लूजन था एक, कि साथ वाली साइड हमेशा पर बेस और सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। कुछ एक पता कर लो कि परपेंडिकुलर कौन है, तो बेस अपने आप पता लग जाएगा, या बेस पता कर लो तो परपेंडिकुलर अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है जो हम लोग पढ़ेंगे। ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल था जिसको हम लोगों ने देख लिया कि क्या बेस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है। एंगल चेंज होते हैं, बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, अब देखना, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग, कई लोग बोलते हैं टी रेशियो। ठीक है, किताबी डेफिनेशन से नहीं समझेंगे, किताबी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है, वो एक जनरल मेथड बताएगी, लेकिन हम लोग नॉर्मली समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 6 रेशियो होते हैं। साइन दूसरा होता है, कॉस तीसरा होता है, टेन चौथा होता है, कॉट पांचवा होता है, सेक 6 होता है, कोसेक। ठीक है, और ये सारे रेशियो क्या है, अभी तक गलत है। ठीक है, क्यों गलत है अभी तक, इसलिए गलत है क्योंकि जब तक इनके साथ कोई एंगल इंक्लूड नहीं किया जाता, ये काम के नहीं है। विदाउट एंगल कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब कोई यूजफुल ही नहीं है जब तक एंगल आप लोग इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक एंगल का नाम दे दिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको इसी ऑर्डर में याद रखो, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो से रिलेटेड है, वो सब कुछ समझने में आसान होगा, और इसके जितने भी फॉर्मूलाज है उसको लर्न करने में भी आसान होगा। इसी ऑर्डर में याद करोगे तो बार बार में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो का बहुत यूज़फुल है पूरी फिजिक्स में, पूरी मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी सारी चीज़ें इतनी आसानी से सॉल्व हो जाती है जो हम लोग सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो देखो मैं इधर समझाता हूँ, वहाँ पर डायरेक्ट रेशो। साइन थीटा जो होता है, यानी कि साइन वाला जो रेशो होता है, अब इनके रेशो के बारे में बात कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है कि रेशो कब आएगा, जब ट्राइंगल की साइड्स गिवन होंगे। मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री है, तो ये मानते हैं हमारे पास ये तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है ना। यदि एंगल ये कर लेते हैं कंसीडर, तो बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो जाएंगे। यदि ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर भी अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए हमने बोला कि कोई एक एंगल होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 90 वाले एंगल पे कभी भी बात नहीं करते हैं। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। साइन थीटा का जो रेशो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। यहाँ पर लिख देता हूँ, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी इनको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखते हैं। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आपको सिर्फ 3 रेशो याद रखने होते हैं। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं कोस थीटा के लिए, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। डन, एक रेशो हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इनको क्या एनसीईआरटी में इस तरह से दिया होगा, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको दिया होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये सही है, वो लिखना भी सही है, क्योंकि मान लीजिए बेस कौन है, परपेंडिकुलर है, पता ही नहीं है। अभी तो मैंने समझा दिया आपको कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा। अब एग्जांपल की फॉर्म में समझना है। इफ दिस ट्रायंगल ए, सेम ट्रायंगल के लिए बात करना है, इसी से समझा रहा हूँ। ये थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर कौन? ए सी। बेस कौन? बेस कौन? ए बी। बचा हुआ तो बेस ही होगा ना। परपेंडिकुलर कौन? ए सी। और बेस कौन? ओ सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन? सी बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आगे जाके। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस जस्ट। ठीक, तो कोसेक का जो कोस का जो रिश्ता है बेस परपेंडिकुलर से, वो किस तरह का है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। किस तरह का रिश्ता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह से तीसरा रेशो क्या लिखा है, जरा देख के बोलना। क्या लिखते हैं हम लोग? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये तो बहुत ही है, ये तो सबका ही अंकल है, मैं तो इतनी बार यूज़ कर चुका हूँ इसको कि नींद में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकलता है। कभी टेन थीटा पूछा जाए तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनियस वाला रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से लिखते हैं चौथा वाला रिश्ता। फोर्थ रिश्ता क्या है? देखो, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। कोट थीटा बराबर कितना होगा? कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज फोर्थ वन। ठीक है, कोट थीटा के बाद क्या आएगा आपके पास? सेक थीटा। मैं आपको पहले भी बोला हुआ हूँ, इसको ऐसे याद रखोगे तो बहुत आसानी होगी समझने में। सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी हम बताएंगे हमको कैसे याद रहते हैं। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, एंड दिस इज नंबर 3, एंड दिस इज नंबर 4, एंड दिस इज नंबर 5, एंड दिस इज नंबर 6। उधर से लिखा और इधर आ गए। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे। किसी ट्रायंगल की हेल्प से हमने बता दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अभी तो होते उड़ रहे हैं। कोट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो आपको आप लोगों को याद करके रखने पड़ेंगे, और ये बहुत काम के हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो कौन है? ये 3 ही है। ये 3 याद कर लो बस, ये 3 तो याद ही करने पड़ेंगे आप।
3 भी याद हो गए, बाकी का सारा कार्यक्रम सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ये 3 को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 3 को तो आप ये लर्न कर लो ना, बार बार में लिखने की, ट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस टाइम पे। ठीक है, लिखो फटाफट से रेशोस के बारे में। ठीक है, वैसे काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, सर आपने एंगल तो माना ही नहीं। ठीक है बच्चा, ये एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ। और जनरल टर्म में क्या है, थीटा कोई एंगल होगा, थीटा एक एंगल होगा जिसके लिए हम बात करें। अब एंगल कौन कौन हो सकता है, यदि ये 90 है तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है, ये होगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ही होगा ना। यदि ये एंगल होगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस ही हो गया। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि दिस अपॉन दिस। ठीक है, कैसे लिखेंगे, दिस अपॉन दिस। अब मैं बात कर दूं साइन थीटा, इस एंगल के लिए निकालना है, तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस लिखेंगे। तो ये जनरल टर्म है कि एंगल कुछ भी हो, एंगल कोई सा भी हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखना है। एंगल कोई सा भी हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखना है। एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, ये एंगल ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको चेंज कर दोगे तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन रेशो चेंज नहीं होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहेगा। यदि ये है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस रहेगा। एंगल जो होगा उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये बेस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, और अब देखो इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को हमेशा लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का ही रेशो लिखना है। अभी हम पहले क्वेश्चंस करेंगे ना, इस पर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको याद कैसे रखते हैं बताते हैं, इसको याद कैसे रखते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, आई होप सबने लिख लिया होगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन कोस टेन। ठीक है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक लर्न कर लो। साइन कोस टेन, सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक, सॉरी। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखा जाता है, हमारे पास कितने रेशो, जब रेशो याद रहेंगे तो अपने आप, सॉरी, साइन कॉस टेन, मैं बिना एंगल के लिख रहा हूँ वैसे, है ना, सही नहीं है, लेकिन हम लोगों को याद रखना है, कॉट सेक और कोसेक। ठीक है बच्चा, ये हो गया आप लोगों के लिए। तो देखो साइन थीटा, ठीक है, क्या बोले थे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कोट के लिए क्या बोले थे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए क्या बोले थे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके लिए क्या बोले थे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसा बोले थे। तो देखना, देखो कैसे याद रखेंगे इसकी ट्रिक, ऐसे देखो, ये ब्लॉक बना लो, अपने पास 3 रेशो है। ठीक है, ठीक है, ये लो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा, क्या लिख दिया सर ने आप। देखो इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसको कैसे याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर वाली रो में, और नीचे वाली रो में क्या है, अपना हिंदुस्तान हरा भरा। श्योर। तो देखो इसको कैसे याद रखते हैं, दिस इज साइन, दिस इज कॉस, साइन कॉस और टेन बोले, फिर इधर से लिखेंगे कॉट सेक और ये कोसेक। ट्रिक क्या है याद रखने के लिए, पहली बात तो मैंने आपको बोला कि ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल है। तो ऊपर कैसे लिखेंगे, साइन कॉस टेन। देखो साइन का रेशो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस का रेशो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गया, लिख रहा है आपके सामने, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदुस्तान हरा भरा मतलब, देखो अब इधर से नहीं चलते हैं, ऐसे चल के वापस ऐसे आएंगे,
ठीक है। तो कैसे चलेंगे, कोट थीटा, कोट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा ना, मुझे तो लर्न था इसलिए मैंने लिख दिया, आपको लर्न नहीं होगा तो ये वाली ट्रिक यूज़ कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद सेक हाइपोटेनस। अब रेशियो कैसे लिखेंगे, ये सेक है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिक हो गई आपकी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ऊपर लिखेंगे साइन कोस टेन, नीचे लिखेंगे कोट सेक कोसेक। समझ में आया पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाली ट्रिक। तो ये वाली चीज़ हो गई। कई लोग इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे भी कुछ बताते हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले। ठीक है, क्या हो गया, पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले। ठीक, तो साइन कोसेन तो फिर भी आपको ऊपर लिखना ही पड़ेगा, सेक कोसेक नीचे वाली लाइन में लिखना पड़ेगा और पीछे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। अब देखो ये तो हो गया आपका साइन कोस टेन वाली के रेशो को याद करने। अभी लोग बिल्कुल थ्योरी चल रही है, क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें सब कुछ काम आने वाला है। ठीक है, एक और रिलेशन लिख लो आप लोग। देखो साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। मैं पहले भी बोला हूँ आप लोगों को, पूरा साइन कोस टेन कोट से कोसेक वाली लाइन में ही अरेंज याद करो। ठीक है, पहला रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन होता है कोस थीटा का, जो कि होता है 1/सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तीसरा रिलेशन होता है टेन थीटा का, जो कि किसके बराबर होता है, 1/कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ये वाली रिलेशन जो होती है वाइस वर्सा को कंसीडर करता है। वाइस वर्सा कंडीशन एप्लीकेबल है इसमें, यानी कि कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हो आप क्या, यस लिख सकते हैं, वाइस वर्सा वाली कंडीशन एप्लीकेबल है। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से भी सेक थीटा बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 1/कोस थीटा। यहाँ से देखो कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब 1/टेन थीटा के बराबर। वैसे तो ऐसे ही याद रख लो साइन कोस टेन को, ठीक, या फिर ऐसे याद रख लो। वैसे हम ऐसे ही याद रखते हैं, ये वाइस वर्सा वाला के कंडीशन एप्लीकेबल है, यानी कि कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के बराबर भी होगा। होगा मतलब वाइस वर्सा है। देखो यहाँ पर मैं कैसे याद रखता हूँ वो बता दे रहा हूँ आपको। देखो साइन का रिलेशन है किसके साथ, कोसेक के साथ, तो देखो मैंने उल्टा करके लिख दिया था ना, लिखा था ना, इसलिए मुझे लर्न रहता है। 3 तो मुझे भी याद रखने होते हैं, उसके बाद बाकी मैं उसके उल्टा करके लिख देता। कोस का जो रिश्ता होता है सेक के साथ कैसा, लेकिन उल्टा, तो B/H यानी कि H/B। टेन का जो होता है वो कोट के साथ, वो भी उल्टा। ठीक है, इतना रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि टेन थीटा जो होता है ना, ये याद रखना है यार आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने काफ़ी कम जगह देखने को मिलता है। टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। इसको तो याद कर लो आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रिलेशन होता है, इसीलिए ऊपर परपेंडिकुलर बचता है और नीचे बेस बचता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है ये सब, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक रिलेशन ये भी याद रख लो। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के लिए। अब इसमें वाइस वर्सा वाला कंडीशन मत लगाना यार, ठीक है, वाइस वर्सा वाला कंडीशन अभी मत लगाना आप लोग, ये लिखा रहने दो, इसलिए अलग से याद रखो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अंडरस्टूड, ये वाला रिलेशन वाइस वर्सा रखता है, तो ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे। ठीक है, और देखो ये सारे आपको रेशो याद करने आ गए, और इनका एक बेसिक जो रिलेशन होता है कि साइन कोस टेन में सेक कोसेक और कोट से किस तरह का रिलेशन होता है वो देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से नोट करिए इन सबको, फटाफट से नोट करिए और लिख लीजिए फटाफट से। क्या करेंगे आप लोग, फटाफट से नोट करो और लिख लो। देखो फटाफट से, समझ में आया ना सब कुछ,
ठीक है, सब लिख लिया आप लोगों ने। अब ये सब लिखने के बाद देखना इस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले वीडियो लेक्चर में आज इतना ही काफ़ी है। इसका एक और पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर हो गया। आई थिंक 45 मिनट का वीडियो लेक्चर हो चुका है ये। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट नंबर 2 भी ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।